गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन का महत्व और प्रासंगिकता, सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्क्रीन पे देखिए, एक फ्लो चार्ट आपके सामने है। लोक प्रशासन बेसिकली दो भूमिकाओं वाला विषय है। लोक प्रशासन कार्य प्रक्रिया भी है और लोक प्रशासन अध्ययन का विषय भी है। सारे विषयों की ये दोनों भूमिकाएं नहीं होती हैं। जीव विज्ञान है इसी तरह का इन दोनों भूमिकाओं वाला विषय। इतिहास वगैरह आप देखेंगे तो उनकी ये दोनों भूमिका नहीं है। कार्य प्रक्रिया मतलब व्यवहारिक पक्ष, चारों तरफ चीजें जो घट रही हैं, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो लोक प्रशासन में ऐसा है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, आईएएस, आईपीएस। तो व्यवहार में हम देख रहे हैं कि ये सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, घट रहा है वो हमारे अड़ोस पड़ोस में। और दूसरा कि एक अध्ययन का विषय है, सब्जेक्ट है ये, जिसे हम देखिए आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सिविल सर्विस एग्जाम में पढ़ भी रहे हैं। रिसर्च हो रही है, उसमें नए नए डेवलपमेंट थ्योरीज आ रही हैं। तो ये जो अध्ययन का विषय है वो विचार या सिद्धांत है। राष्ट्रपति, राज्यपाल जो व्यवहार में घटित हो रहा है और सिद्धांत विषय में हम उन चीजों को पढ़ भी रहे हैं। जो घटित हो रहा है वही पढ़ रहे हैं, या बात को उल्टा करें कि जो पढ़ रहे हैं वो घटित हो रहा है। तो पब्लिक एडमिशन में देखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मानने वाला तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि मान लीजिए कि ऐसा हुआ या ऐसा होगा। वैसा हुआ है, वैसा हो रहा है, हम वही पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध या पानीपत या और जो भी, तो मानना पड़ेगा आपको कि बस अच्छा किताब कह रही है या टीचर कह रहा है कि ऐसा लड़ाई हुई, इस तरफ ये थे, उस तरफ वो थे, ऐसा मैदान था, हुआ होगा। लेकिन राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में क्या विवाद हो रहा है, ये आज है, हो रहा है, ऐसा देख सकते हैं आप। सूचना का अधिकार क्या है, कैसे काम कर रहा है, आप देख सकते हैं। वो हो रहा है हमारे देश में आजकल घटित। यूट्यूब पे जाएंगे तो वीडियो मिल जाएंगे आपको उसके। लेकिन प्लासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध, आप सोचो कि हमें तो दिखाओ आज की क्या है, कैसे हो रहा है। यूट्यूब पे वीडियो खोजने जाओ आप तो कि एक्चुअल क्या थी प्लासी की लड़ाई, दिखाओ हमें तो तब हम मानेंगे। तो ऐसा तो नहीं है। वो केवल एक सब्जेक्ट है, बस जो कहा जा रहा है उसे पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कल्पना कर लीजिए कि अच्छा कह रहे हैं, किताब में लिखा है तो हाँ ठीक है, हुआ होगा ऐसा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों भूमिकाओं वाला विषय है। वो एक अध्ययन का विषय भी है, जिसे हम एक सब्जेक्ट के रूप में, विचार या सिद्धांत के रूप में पढ़ रहे हैं। और ये कार्य या प्रक्रिया भी है जिसे हम अपने चारों तरफ व्यवहार में घटित होते हुए देख भी रहे हैं। लोक प्रशासन की ये दोनों भूमिकाएं हैं, एक विचार, दूसरा व्यवहार। और कहा जाता है कि विचार और व्यवहार हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं। बिना विचार के व्यवहार बुरा होता है और बिना व्यवहार के विचार, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि लोक प्रशासन की ये दो भूमिकाएं हैं और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं।
कार्य या प्रक्रिया वाला जो पक्ष है लोक प्रशासन का, तो फिर ऐसा कहा जाता है कि कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता। जब से मानव सभ्यता का जन्म हुआ है तब से लोक प्रशासन का हम कार्य या प्रक्रिया के रूप में अस्तित्व देख सकते हैं। उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो फ्रॉम सिविलाइजेशन, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है तब से देख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता ही से ही अगर शुरुआत माने सभ्यता की, तो हम देख सकते हैं वहां की प्रशासन कैसे काम करता था। जो हमें साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो कार्य या प्रक्रिया के रूप में सभ्यता जितना पुराना है लोक प्रशासन, लेकिन एज ए सब्जेक्ट अध्ययन के विषय के रूप में इसका जन्म हुआ है 1887 ईस्वी में। 1887 में अमेरिका में जब पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर थे वुडरो विल्सन, उन्होंने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव का सिद्धांत दिया, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी। तो उसके बाद फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में ओरिजिन हुआ। तो कार्य या प्रक्रिया के रूप में तो बहुत पुराना है ये, अध्ययन के विषय के रूप में कंपैरेटिवली बहुत नया है। 1887 में लोक प्रशासन विषय का जन्म हुआ है। तो देखिए आप, लोक प्रशासन सभ्यता जितना पुराना है, सभ्यता से लेकर आज तक चला आ रहा है, ये बात उसके महत्व को बताती है। कोई महत्वपूर्ण चीज होगी तभी तो वो इतने समय तक चलेगी कि इतने पीछे से लेके इतने आगे तक चलेगी। तो महत्व, किंतु अध्ययन के विषय के रूप में जन्म हुआ 1887 में, तब से लेके आज तक एक सब्जेक्ट का विकास कैसे हुआ है, तो विकास, डेवलपमेंट। फिलहाल हम महत्व की बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है कार्य या प्रक्रिया के रूप में, और फिर अध्ययन के विषय के रूप में उसका विकास कैसे हुआ है वो फिर अलग से पढ़ा जाता है। तो देखिए यहां लोक प्रशासन के महत्व के बारे में 3 पॉइंट लिखे हैं। मुख्यतः इन 3 पॉइंट के अंतर्गत हम लोक प्रशासन के महत्व को डिस्कस करते हैं। पहला है सभ्यता के उदय से लेकर आज तक, फ्रॉम सिविलाइजेशन टू टिल नाउ। दूसरा बॉम्ब टू टॉम्ब, या व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक। और तीसरा है प्रशासी राज्य की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। प्रशासी राज्य की फिर व्याख्या की गई है। ड्वाइट वाल्डो प्रशासी राज्य की संकल्पना के बहुत बड़े समर्थक, एक विद्वान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो उसकी फिर कुछ और पॉइंट के अंतर्गत हम व्याख्या करते हैं। एक एक करके देखिए आप क्या हैं ये बातें लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। सबसे पहली बात कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से लेकर आज तक हम लोक प्रशासन का एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में व्यापक महत्व देख सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अगर हम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत माने अपनी मानव सभ्यता की, तो आप देखिए कि जो भी हमें साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, उनके आधार पर बड़ी आसानी से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रशासन का अस्तित्व था कार्य या प्रक्रिया के रूप में। सड़कें चौड़ी थीं, सड़कों पर सफाई की व्यवस्था थी, सड़क किनारे के जो घर थे उनके दरवाजे सड़क की तरफ ना खुल के बगल में खुला करते थे। एक सार्वजनिक स्नानागार था जिसका धार्मिक के अलावा प्रशासनिक महत्व था। तो इस तरह की बहुत सारी बातें। तो अगर सड़कें चौड़ी थीं और उन पर सफाई की व्यवस्था थी, तो इसका मतलब है कि प्रयास सामूहिक थे और उद्देश्य कहीं ना कहीं जनता का हित था। मतलब कि लोक प्रशासन का एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में अस्तित्व विद्यमान था।
सड़कों पे सफाई की व्यवस्था कोई आप हम या निजी व्यक्ति तो एक जनरली तो नहीं करेगा कोई, वो सामूहिक प्रयास ही होगा। और उद्देश्य भी स्वाभाविक सी बात है, किसी का निजी लाभ तो होता नहीं। अपने घर को साफ रख लें तो बड़ी बात, सारा घर का कूड़ा तो अपने घर के बाहर ही, और नहीं तो अपने घर के नहीं तो दूसरे के घर के बाहर तो जरूर रख देते हैं। तो अगर सड़कें चौड़ी हैं और सफाई की व्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि लोक प्रशासन है, वही करेगा ये सब काम, जनता के हित में किए गए सरकारी कार्य। तब से लेके आज तक आप देखेंगे कि हमेशा लोक प्रशासन का अस्तित्व रहा है कार्य प्रक्रिया के रूप में, वो भले वैदिक काल हो, मौर्य हो, गुप्त हो, मुगल हो, इवन ब्रिटिश शासन काल हो, कभी भी आप देखें। हाँ, लोक प्रशासन के जो कार्य, जो भूमिका थी, उसका जो नेचर था, उसमें परिवर्तन होते रहे। मौर्य काल में कौटिल्य के समय वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन अब औरंगजेब के समय भी या ब्रिटिश पीरियड में भी वेलफेयर स्टेट रहा हो जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिक एडमिशन तब भी था और अब भी। तब 50 काम करता था, अब हो सकता 10 काम करता हो, लेकिन प्रशासन के अस्तित्व से कभी हम इनकार नहीं कर सकते। तो कितना बड़े महत्व की तो बात है कि जब से सभ्यता है तब से आज तक हमेशा प्रशासन का व्यापक अस्तित्व रहा है। दूसरी बात देखें, व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक, बॉम्ब टू टॉम, व्यक्ति जब से जन्म लेता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक पुनः हम जीवन के हर चरण, हर क्षेत्र में लोक प्रशासन की व्यापक भूमिका और महत्व देख सकते हैं। व्यक्ति जन्म लेता है, बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर व्यक्ति की मृत्यु होती है, डेथ सर्टिफिकेट, सब लोक प्रशासन में। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हमें जरूरत पड़नी है लोक प्रशासन की। इवन अब तो देखिए, आपकी बर्थ के पहले से ही प्रशासन की भूमिका शुरू हो जाती है एक बच्चे के जीवन में। एक गर्भवती मां के गर्भ में पल रहा जो शिशु है, वो लड़का है या लड़की, हम जेंडर का लिंग परीक्षण नहीं करवा सकते हैं, कानूनन अवैध है, वो इलीगल है। तो वो कानून किसने बनाया है? विधायिका। लागू कौन कर रही है? कार्यपालिका, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए आप, मतलब जन्म के पहले से ही भूमिका शुरू हो गई है सरकार की, लोक प्रशासन की हमारे जीवन में, और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक किसी ना किसी रूप में लोक प्रशासन की भूमिका बनी हुई है। तो अगेन कितने बड़े महत्व की बात है। और लोक प्रशासन की इसी भूमिका, इसी महत्व को देखते हुए ड्वाइट वाल्डो नाम के एक अमेरिकन विद्वान है, देखिए है अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, समय है 1913 से 2000। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट या प्रशासनिक राज्य का कॉन्सेप्ट दिया है। प्रशासन प्लस राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, प्रशासनिक राज्य, एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है। फिर देखिए, हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और यहां ड्वाइट वाल्डो का कहना है कि प्रशासन भी उतना ही महत्वपूर्ण तत्व है। हम बिना प्रशासन के राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर राज्य को हमें सही तरीके से चलाना है, सफलता सुनिश्चित करनी है, उद्देश्य प्राप्त करना है, तो एक सक्षम, दक्ष, कार्यकुशल लोक प्रशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। तो फिर कितनी बड़ी बात कि बिना प्रशासन के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कैसे ड्वाइट वाल्डो ने इतनी बड़ी बात की है, तो हम इसकी व्याख्या करते हैं कुछ और पॉइंट के अंतर्गत। लोक प्रशासन का महत्व है, बेसिकली प्रशासनिक राज्य की ही व्याख्या है कि कैसे इतनी बड़ी बात कही गई कि हम राज्य की कल्पना बिना प्रशासन के नहीं कर सकते। तो क्या क्या प्रमुख कार्य करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, क्या प्रमुख रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट है सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन। तो हम देखते हैं कि सरकार के 3 अंगों में जो कार्यपालिका अंग है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसका काम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन या नीतियों का क्रियान्वयन करना है,
वास्तव में संकुचित दृष्टिकोण के अनुसार उसी को हमने लोक प्रशासन कहा है। शुरुआत तो लोक प्रशासन की वहीं से हुई है, बाद में फिर हम व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण तक पहुंचे। तो अगर लोक प्रशासन मतलब कार्यपालिका मतलब क्रियान्वयन, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट वही है कि सरकार के जो भी उद्देश्य हैं, विधायिका जो भी नीतियां नियम कानून बनाएगी, जनता के बीच में उनको सही तरीके से लागू करने की जिम्मेदारी लोक प्रशासन की होगी। प्रशासन बेहतर तरीके से उन नीतियों को लागू करेगा तो वो उद्देश्य पूरे होंगे जिनके लिए नीतियां बनी हैं, और बेहतर तरीके से लागू नहीं करेगा तो उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। नीतियां बनाना मतलब एक अच्छा विचार, और नीतियों को फिर सही तरीके से लागू करना मतलब एक अच्छा व्यवहार। और जैसा हम देख रहे हैं कि विचार और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं। खूब विचार करते रहें, खूब अच्छी अच्छी नीतियां नियम कानून बनाएं, सपने देखें, लक्ष्य तय करें, लेकिन उनको लागू करने के लिए कुछ नहीं करें, क्या फायदा? सब वेस्ट, सब व्यर्थ हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में तो विशेष रूप से ऐसा होता है कि नीतियां तो बहुत अच्छी बनती हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन वैसा नहीं हो पाता है। तो कई बार अक्रियान्वयन की स्थिति बनती है और कई बार असफल क्रियान्वयन की स्थिति बनती है। अक्रियान्वयन में जहां नीति समय पर लागू ही नहीं हो पाती है, वहीं असफल क्रियान्वयन में लागू तो होती है लेकिन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। और अक्सर ऐसा होता है, करप्शन है, रेड टेपिज्म है, कई ऐसी प्रॉब्लम है कि अच्छी से अच्छी नीतियां भी उतने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाती। स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है सरकार, आप देखें कि जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए उतनी नहीं है। और कारण यही है कि क्रियान्वयन में दिक्कतें हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, आए दिन हम देखते हैं कि गैर जरूरतमंदों भी पैसा ले रहे हैं, 2-2 हजार, 6-6 हजार जो भी। तो कहीं ना कहीं क्रियान्वयन की तो कमी है। निर्माण तो भाई हुआ इतना अच्छा, इतनी अच्छी नीति है, योजना है, लेकिन क्रियान्वयन हम अभी फुल प्रूफ तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो जो जरूरतमंद नहीं है वो भी पैसा मार ले रहे हैं। तो ये सबसे पहला काम है लोक प्रशासन का। आगे बढ़े, संकुचित से निकल के व्यापक दृष्टिकोण पे आए, ब्रॉड व्यू पे, तो फिर लोक प्रशासन केवल उद्देश्यों को प्राप्त नहीं करता है बल्कि उद्देश्यों के निर्धारण में भी लोक प्रशासन की भूमिका होती है। क्योंकि कार्यपालिका का काम क्रियान्वयन करना है, क्रियान्वयन करेगी तो जमीनी सच्चाइयां पता होगी, क्योंकि क्रियान्वयन तो जमीन पे ही होगा। तो जब ग्राउंड रियलिटीज की नॉलेज होगी तो बिना उन ग्राउंड रियलिटीज की नॉलेज के आप कैसे रियलिस्टिक पॉलिसीज बना पाएंगे, बेहतर नीतियों का निर्माण आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें सही वास्तविक नीतियां बनानी है, प्रशासन में, कार्यपालिका में, राजनीतिक कार्यपालिका भी है, प्रशासनिक कार्यपालिका भी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है वो योग्य है, अनुभवी है, ट्रेंड है, एक्सपीरियंस्ड है, जब तक उसका आपको एडवाइस नहीं मिलेगी, उससे कंसल्ट नहीं करेंगे, उसके सलाह परामर्श नहीं होंगे, कैसे आप बेहतर नीतियां बना पाएंगे? तो भले काम नीति निर्माण का विधायिका का है, लेकिन बिना प्रशासन के सहयोग के विधायिका बेहतर नीतियों का निर्माण नहीं कर सकती है। तो उद्देश्यों के निर्धारण में भी भूमिका है लोक प्रशासन की। नियाम की राज्य, रेगुलेटरी स्टेट देखें आप, सरकार को 3 काम करने हैं, रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और जस्टिस, और तीनों काम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए जाने हैं। राजस्व संग्रह का काम रेवेन्यू ऑफिसर्स का है, लोक प्रशासन का हिस्सा है वो। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, वो भी लोक प्रशासन का ही हिस्सा है। और व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार देखिए तो न्यायपालिका भी तो लोक प्रशासन में ही है। संकुचित ने कहा केवल कार्यपालिका, लेकिन व्यापक ने कहा सरकार के तीनों अंग, तो फिर न्यायपालिका भी लोक प्रशासन में शामिल है। तो देखिए नियाम की राज्य की स्थापना लोक प्रशासन के कंधों पे है।
वेलफेयर स्टेट तो वो लोक प्रशासन को करना है, सबका साथ सबका विकास, लोक कल्याणकारी राज्य। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग, उनसे जुड़ी नीतियां बनाना, उनको बेहतर तरीके से जनता के बीच में लागू करना लोक प्रशासन का ही काम है। उसी लोक कल्याणकारी राज्य का ही एक पार्ट है सोशियो इकोनॉमिक चेंज एंड डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और विकास, लोक प्रशासन को ही करना है। लोक कल्याण का ही तो पार्ट है। हम देखते हैं कि सबका विकास हो, सभी क्षेत्रों में विकास, तो सभी क्षेत्रों में सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, प्रशासनिक भी, तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, जो भी सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, सब तो उनसे जुड़ी नीतियां बनाना, उनसे जुड़ी समस्याओं का समाधान करना लोक प्रशासन का काम। उसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन विकास लोक प्रशासन का काम है। लोगों में मतदान के लिए जागरूकता प्रदान करना, ईवीएम, वीवीपैट का प्रयोग करना, निष्पक्ष मतदान की व्यवस्था करना, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण जैसी समस्याओं को रोकना, जितने पॉलिटिकल चेंज हैं, इम्प्रूवमेंट हैं, सुधार हैं, सब फिर देखिए कौन कर रहा है, तो उनसे जुड़ी नीतियां बनाना हो, लागू करना हो, सब लोक प्रशासन। और आगे बढ़िए तो लोकतंत्र का रक्षक व वाहक है लोक प्रशासन। लोकतंत्र में चूंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, वास्तव में शासन करने की सत्ता इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, मेंबर्स के पास होती है, और चूंकि वो इलेक्टेड होते हैं, योग्यताओं के वहां कोई मापदंड नहीं होते हैं, तो फिर वो खुद इतने सक्षम नहीं होते कि बेहतर ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाए। तो अगर हमारे पास ये लोक प्रशासन ना हो, योग्य, अनुभवी, प्रशिक्षित लोक प्रशासन ना हो, तो सोच के देखें लोकतंत्र को चलाना मुश्किल हो जाए, डेमोक्रेसी को। राजतंत्र में तो राजा है, एक बार चुना गया तो अगले 20 साल 30 साल तक रहना है। मूर्ख भी होगा तो 20 साल तक करते करते सीख जाएगा। अपने जो मंत्री परामर्शदाता होंगे तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हर 5 साल में चुनाव लड़ना है कि फिर बदल जाएंगे, कि वो एक बार हैं तो अमर हैं वो। तो अनुभव से भी आदमी सीखता रहता है। लोकतंत्र में तो वो भी नहीं, अधिकतम आप 5 साल के लिए चुने गए, दोबारा चुने जाओगे कि नहीं, गारंटी नहीं है। योग्यता है कि नहीं है, डाउट है, अनुभव भी नहीं है, तो कैसे काम करोगे बिना प्रशासन के सहयोग के। तो लोकतंत्र का भी मददगार है, उसकी रक्षा करता है। समाज में स्थायित्व तो निरंतरता लाता है। कारण फिर वही जो हमने कहा, उसी लोकतंत्र वाले पॉइंट से जुड़ा है कि लोकतंत्र है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आते जाते रहेंगे, आज हैं कल नहीं है। लेकिन योग्यता के आधार पर नियुक्त प्रशासक हैं जो एक बार नियुक्त हो जाएंगे तो जब तक रिटायरमेंट की एज नहीं होगी तब तक अपने पद पर रहेंगे। तो यही है जो समाज को एक कंटिन्यूटी प्रदान करेंगे। लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी मिली हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये आजीविका का भी माध्यम है, करियर, अच्छा खासा करियर है। 4 से 5 करोड़ सरकारी कर्मचारी हमारे देश में केंद्र और राज्यों को मिला लें तो सोच के देखें, ना हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या होगा इतने लोगों की नौकरी। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सबसे बड़ा टेंशन यही है कि प्राइवेटाइजेशन होगा, हजारों लोग, जो लाखों लोग काम कर रहे हैं, क्या होगा उनका। निजी प्रशासन को भी कंट्रोल करता है, प्रोटेक्ट करता है। उद्देश्यों के आधार पर प्रशासन के 2 अंग हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी बॉस देखे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही है, उसको भी कंट्रोल यही करेगा। उसको भी बिजली, पानी, सड़क, पुलिस जैसी जो आधारभूत सुविधाएं हैं यही प्रदान करेगा। और इस सबके साथ साथ देखेंगे कि लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट भी है। 10 नंबर पॉइंट तक हम जितनी बातें कर रहे हैं वो सब कार्य या प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन का महत्व है। तो महत्व का एक पॉइंट ये भी है कि लोक प्रशासन और सबके साथ साथ अध्ययन का एक विषय भी है। एज ए सब्जेक्ट भी अब ये एक बहुत पॉपुलर है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो, तो हर जगह बड़ा पॉपुलर है।
तो ये सब लोक प्रशासन का महत्व है, या क्या क्या भूमिकाएं हैं लोक प्रशासन की वो हैं। और इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए ड्वाइट वाल्डो ने प्रशासी राज्य की संकल्पना दी। कहा कि यदि प्रशासन नहीं होगा तो हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। किंतु फिर आप देखेंगे कि लोक प्रशासन का जो ये महत्व है, ये परंपरागत महत्व है। परंपरागत महत्व मतलब बिफोर एलपीजी ये महत्व हुआ करता था लोक प्रशासन का। आज से 40 साल पहले अगर हम ये बातें करते थे तो बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन क्या ये सारी बातें आज भी ठीक लग रही हैं जो हम कर रहे हैं? क्या आज भी ऐसा तो नहीं है कि अब ये बातें आउटडेटेड हो गई हैं और हम आज आपको सुना रहे हैं, कर रहे हैं? आज का मतलब अगेन वही एलपीजी। 80s 90s में एलपीजी की नीतियां आई। एक तरफ हम कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अकेले सरकार के लोक प्रशासन के भरोसे सब कुछ नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ क्या है जो इतने सारे हम गुणगान कर रहे हैं पब्लिक एडमिशन के, तो ये आज के लिए भी ठीक है? तो वर्तमान समय में अब क्या सिनेरियो है, वर्तमान समय में इसका क्या महत्व है या क्या प्रासंगिकता है? तो पुरानी चीजों की जब हम आज के समय में उपयोगिता देखते हैं तो उसे कहते हैं प्रासंगिकता, रेलिवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओवरऑल बात कर रहे हैं महत्व, सिग्निफिकेंस, और जब वर्तमान संदर्भों में देखें तो रेलिवेंस। तो उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है वर्तमान समय में लोक प्रशासन का महत्व या उसकी प्रासंगिकता, रेलिवेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो थोड़ा पीछे चलें अगर, हम देख रहे हैं कि सभ्यता के उदय से लेकर आज तक व्यक्ति के जीवन में पालने से लेकर चिता तक लोक प्रशासन की व्यापक भूमिका और महत्व रहा। इतना जरूर है कि समय बदला, परिस्थिति बदली, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन अवश्य हुआ। जैसे मैंने बताया कि मौर्य काल में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट था, अब ब्रिटिश एरा में भी वेलफेयर स्टेट रहा हो ऐसा नहीं है, तब रेगुलेटरी स्टेट था। तो यद्यपि लोक प्रशासन की भूमिका और महत्व हमेशा से रहा, हाँ इतना अवश्य है कि समय और परिस्थिति बदलने पर उसके स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिला। अगर बात को आगे बढ़ाएं हम तो 1940 से 80, 1940 से 80 वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में, और 50 से 90, 50 से 90 इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लोक कल्याण का स्वर्ण युग था, गोल्डन एरा ऑफ वेलफेयर स्टेट। लोक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में आया था और भारत में हमने उसे आफ्टर इंडिपेंडेंस अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध में जब बड़े पैमाने पर लोगों के जान माल की हानि हुई, बड़े पैमाने पर संसाधनों का व्यय हुआ, लोगों की हालत खराब हुई, तो फिर सरकार को आगे आना पड़ा लोगों के कल्याण और विकास के लिए। जैसा हम देख रहे हैं कि आज कोरोना के टाइम में कितना लोगों की हालत खराब हो गई, बुरी स्थिति हो गई। सरकार ना आगे पैकेज, आर्थिक पैकेज नहीं दें, फ्री में खाना नहीं दें, अनाज नहीं दें, तो लोग कितने मरे और कितने और मर जाते अगर नहीं सरकारें आगे आए। तो तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जब बताइए कोरोना महामारी में ऐसा हुआ, वो तो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर। आज हाहाकार मचा दी इसने 21वीं सेंचुरी में, तो तब तो देखिए आप 1940 तब क्या हाल। आगे आना पड़ा सरकारों को जनता के कल्याण विकास के लिए। हम करेंगे अब सबका कल्याण, सबका विकास। भारत में चूंकि उस समय तो हम गुलाम थे, जब 47 में हमें आजादी मिली
50 में फिर हमने अपना संविधान लागू किया और हमने अपने संविधान के द्वारा आप देखें डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें फिर बात की सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोक कल्याण, इन सब की। तो विश्व संदर्भ में 40 से 80 और भारत के संदर्भ में 50 से 90, जो ये लगभग 40 साल का समय है, इसे हम लोक कल्याण का स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन एरा ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस समय जनता अपने कल्याण और विकास के लिए पूरी तरह से सरकार और सरकारी संस्थाओं तथा नौकरशाही के ऊपर निर्भर हो गई। हम देखते ही हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का आपके हमारे जीवन में हस्तक्षेप बढ़ जाता है, क्योंकि अब सब सरकार करती है, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोजगार भी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी निर्भरता सरकार के ऊपर बढ़ जाती है। वही गोल्डन एरा में वही हुआ कि सरकार और सरकारी संस्थाओं या ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ गई। अभी नौकरशाही का मतलब आप जानिए वो सरकारी कर्मचारी, उन्हीं सब के ऊपर हम निर्भर हो गए कि हम यही सब करेंगे, हमारे तारणहार यही हैं, यही हमारा कल्याण विकास करेंगे। शिक्षा है तो यही सरकारी स्कूल खोल के पढ़ाएंगे मुफ्त में, कोरोना की टीका है तो यही हमें सरकारी अस्पताल में फ्री में टीका लगवाएंगे, सब यही करेंगे। हो गया निर्भर सरकार और सरकारी संस्थाओं के ऊपर। कैसे निर्भरता बढ़ी, तो कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कि 1950 में संविधान लागू होने के लगभग 1.5 महीने बाद प्लानिंग कमीशन बना हमारे देश में। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की स्थापना की गई और हमने 5th ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। पर्पज यही था कि पहले से तय कर लें कि हम जनता का कल्याण विकास कैसे करेंगे, एक प्लान, एक पॉलिसी हो, उसके अकॉर्डिंग सरकारें काम करें। तो 1952 में प्लानिंग की शुरुआत हो गई, नियोजन। 1956 में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, नई औद्योगिक नीति, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की भूमिका बढ़ानी शुरू कर दी। लोक उपक्रम सरकारी संस्था होते हैं, काम औद्योगिक व्यवसाय करते हैं, मतलब एक तरह से हैं सरकारी और काम करते हैं निजी वाला। एयर इंडिया, एनटीपीसी, भेल, सेल, बीपीसीएल और ये सब सरकारी संस्था हो, काम निजी वाला करें, मतलब औद्योगिक व्यवसाय, तो उन्हें हम कहते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या लोक उपक्रम। तो 1956 में जब न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो हमने उसमें लोक उपक्रमों की स्थापना शुरू कर दी, वो भी सरकारी। 1969 में देखिए आप, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। सब सरकार के ऊपर कैसे हमारी निर्भरता बढ़ रही थी या कैसे सरकार का आपके हमारे जीवन में हस्तक्षेप बढ़ रहा था, कुछ जैसे एग्जाम्पल हैं उसके। लेकिन सरकार और सरकारी संस्थाओं की कई सारी कमियां थीं, तो इसलिए जो ये लोक कल्याण के निर्धारित उद्देश्य थे वो पूरे नहीं हो पाए। क्या कमियां थीं सरकार और सरकारी संस्थाओं की? करप्शन, रेड टेपिज्म, सीक्रेसी, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, गोपनीयता, इस तरह की बहुत सारी कमियां थीं। निरंकुशता, एक महीने का काम 6-6 महीने नहीं होना है, बिना घूस दिए कुछ नहीं होना है, सरकार क्या कर रही, कैसे कर रही, पता नहीं लगना है, गोपनीयता बहुत ज्यादा है, सारी सत्ता पे खुद कब्जा करके बैठ जाना है, दूसरे को भागीदार नहीं बनाना है, पूछना बताना नहीं है किसी से।